हरियाणा विधानसभा चुनाव के कयामत की रात के ऊपर बात करेंगे। और इस कयामत की रात में हमारे साथ ज़्यादातर जो रहेंगे वो पत्रकार साथी रहेंगे स्पीकर के तौर पे, और कुलदीप कुमार मेरे साथी मौजूद हैं। और इनसे हम शुरुआत करते हैं कि सब नंबर गेम जानना चाह रहे हैं कि 90 सीटों में से कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। अगर मैं पहली सीट की बात करूं तो पहली सीट जो है वो पंचकुला की बनती है, और पंचकुला से हम शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ से, दिल्ली की तरफ से नहीं कर रहे। और पंचकुला जिले की पहली सीट पंचकुला ही, ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रमोहन कांग्रेस से। तो थोड़ा तेजी में करेंगे। पंचकुला से आज के टाइम पे चंद्रमोहन लीड कर रहे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता की बहुत ज्यादा खिलाफत है। कालका से भी प्रदीप चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं, और वहां पर जो शक्ति रानी शर्मा है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अंबाला जिले के ऊपर आते हैं। अंबाला जिले में नारायणगढ़ सीट से शैली चौधरी जो हैं वो कांग्रेस की वो लीड कर रही हैं। अंबाला कंटोनमेंट से अनिल विज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चित्रा सरवारा की तगड़ी फाइट है, बहुत क्लोज फाइट है, 1000-2000 वाली फाइट है। और आज के टाइम पे अनिल विज की स्थिति अच्छी है। और अगली सीट की अगर मैं बात करूं तो अगली सीट अंबाला शहर, निर्मल चौधरी का जो चित्रा सरवारा के पिता भी हैं, दोनों पिता पुत्र टिकट मांग रहे थे, उनका चुनाव अच्छा चल रहा था। लेकिन जो आज के टाइम पे अगर हम कहें तो चुनाव निर्मल सिंह का आखिरी 2-3 दिनों में थोड़ा कम हुआ है, बीजेपी का चुनाव उठा है, लेकिन निर्मल सिंह कांग्रेस के लीड कर रहे हैं। मुलाना से भी यही हुआ है कि शुरुआत में कांग्रेस आगे दिख रही थी, वरुण चौधरी की जो पत्नी है पूजा चौधरी वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन से प्रकाश भारती को टिकट मिला है, जो अच्छा मुकाबला बना रहे हैं। वो पिछली बार भी 12,000 वोटों पे उन्होंने फिनिश किया था, और अब की बार अगर प्रकाश भारती थोड़े से ज्यादा वोट लेके जाते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए सीट फंस सकती है। मुलाना आज के टाइम पे फंसी हुई है, कांग्रेस को बहुत हल्की एज है, लेकिन बीजेपी अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। अगर आज चुनाव मैनेज नहीं हो पाया तो मेरे हिसाब से यहाँ से मुलाना से बीजेपी कमाल कर सकती है। सडोरा से कांग्रेस आगे है, रेणुबाला अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन बीएसपी के ब्रिजपाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो सोहेल हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो भी जमानत बचा सकते हैं। जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस है, और ये आज़ाद समाज पार्टी के खाते में गई है, और ये बहुत हद तक यहाँ पे मैं कहूँ कि ये अपनी इज्जत बचा सकते हैं। मैंने एक रिक्वेस्ट और डाली है, गौरव कुमार मेरे साथी हैं पत्रकार, वो जुड़ गए हैं। और उसे अगली सीट के ऊपर बात करें तो जगाधरी, कंवरपाल गुज्जर की सीट है ये। जगाधरी से फंसे हुए हैं कंवरपाल गुज्जर। जो अकरम खान हैं कांग्रेस के, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल गुज्जर भी अच्छी वोटों से आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक कारण तो यही है आदर्श पाल गुज्जर का बढ़ने का, क्योंकि वहाँ पे जगाधरी में एक ऐसा सेगमेंट है जो कंवरपाल गुज्जर के खिलाफ है, लेकिन वो जो अकरम खान है उसको वोट नहीं डालना चाह रहा। उस वजह से जो आदर्श पाल गुज्जर हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, और उनको ठीक ठाक वोटें मिल रही हैं। अगली अगर हम सीट की बात करें तो यमुनानगर, यहाँ से दिलबाग सिंह शुरुआत में अच्छी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन पिछले 1-2 दिन से दिलबाग सिंह का इलेक्शन डाउन हुआ है। बीजेपी का ठीक दिखा, कांग्रेस के जो रमन त्यागी हैं वो इतने नहीं दिख पा रहे। लेकिन आज भी अगर कोई लीड पे हैं तो वो दिलबाग सिंह ही इनेलो के लीड पर हैं। रादौर में बिशन लाल जो हैं वो थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन फाइट है, बहुत तगड़ी फाइट है। श्याम सिंह राणा कमजोर कैंडिडेट नहीं है, अच्छी एक हिसाब से फाइट दे रहे हैं। और जो धर्मपाल हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो भी अच्छी वोटें लेके जाएंगे। लाडवा में आज के टाइम पे नायब सिंह सैनी 5,000 वोटों से झूल रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 5,000 वोटों से नीचे हैं या आगे हैं, लेकिन 5,000 वोटों का खेल है, आज रात का खेल है। लाडवा में अगर नायब सिंह सैनी को कंसोलिडेट सैनी वोटें नहीं मिली, और दूसरा जो दलित वोट बैंक में वो डेंट मारना चाह रहे हैं, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ तो फिर नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किल हो सकता है। आज के टाइम पे लाडवा फंसी हुई सीट है। शाहबाद जो है रिजर्व सीट, रामकरण काला जो कि जेजेपी से थे वो कांग्रेस में आ गए हैं, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी ये सीट शाहबाद आज के टाइम पे कांग्रेस की फेवर की दिख रही है। थानेसर भी कांग्रेस के फेवर की दिख रही है। और उससे अगली सीट पेवा भी जो कांग्रेस के फेवर की दिख रही है। थानेसर से अशोक अरोड़ा और मनदीप सिंह चट्ठा पेवा से आगे दिख रहे हैं। जो गुला चिक्का है वो रिजर्व सीट है, वहां से भी कांग्रेस का थोड़ी बढ़त दिख रही है। कलायत में भी कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, विकास सारण। लेकिन अगर जो इंडिपेंडेंट खड़ी हैं
जो ढुल हैं, अगर वो वोट ज़्यादा काटती हैं तो फिर विकास सारण के लिए मुश्किल होगा। जेपी के लड़के हैं, विवादित बयान जेपी ने कई दिए, वो आप सब ने सुने भी और उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। जो अगली सीट की अगर मैं बात करूं, जिसको कहा जा रहा है कि कैथल की, जिसको भी हॉट सीट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हम सबको पता है कि जो कैंडिडेट हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे, उनकी सीट है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर बहुत सारी बातें थी, पहले सीएम फेस का भी वो एक हिसाब से नाम होते थे, लेकिन हम सबको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से उनके लिए चीज़ें आसान नहीं रही हैं। और आज के दिन वहाँ पर मतलब जो उनके बेटे हैं वो लीड जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका सीएमशिप के लिए नाम नहीं चल रहा है। और आज के दिन कुमारी शैलजा और एक हिसाब से कहे तो भूपेंद्र हुड्डा, दो जनों का ही नाम ज़्यादा चल रहा है सीएमशिप के लिए। अगली सीट की हम बात करते हैं। अगली सीट है वो है पुंडरी। पुंडरी में इंडिपेंडेंट हैं जो सतबीर भाणा, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कांग्रेस के सुल्तान सिंह जडोला थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। सतपाल जांबा भी थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। और पुंडरी में इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत सकते हैं। सतपाल भाणा पिछली बार 4000 वोटों से चुनाव में पिछड़े थे। कुलदीप भाई एक बार आप माइक म्यूट कर लीजिए, अगर आपको कुछ आप बीच में बोलना हो तो ये आप रोका करिए। एक बार मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, उसके बाद जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। किसी सीट पे मुझे करेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसलिए एक बार तेज तेज मैं पढ़ दे रहा हूँ सभी को। और उससे जो अगली सीट है नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी से आज के टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस कह रही है कि हम ये सीट निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के भगवान दास कबीरपंथी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे जो रिपोर्ट है वो बीजेपी नीलोखेड़ी से बीजेपी के भगवान दास कबीरपंथी थोड़ा सा एज में है, इंद्री से कांग्रेस एज में है। और उसका एक कारण ये भी है जो करणदेव कंबोज उनके प्रभाव का इलाका भी है। राकेश कुमार कंबोज कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अच्छा चुनाव वो लड़ रहे हैं। करनाल से आज के टाइम पे बीजेपी थोड़ी सी लीड में है, लेकिन सुमिता सिंह विर्क अच्छा चुनाव लड़ रही हैं और वो सरप्राइज भी कर सकती हैं। करनाल कांग्रेस के खाते में भी जा सकता है, क्योंकि जो गैप है वो 1500 का ही मार्जिन झूल रहा है। सबसे टफ करनाल, जैसे जिस हिसाब से कुछ सीटें हैं जो बहुत टफ चल रही हैं, गोहाना करनाल ऐसी, तो करनाल उनमें से है जो बिल्कुल कोई भी आज के टाइम पे नहीं बता सकता कौन जीत रहा है। सुमिता विर्क अच्छी कैंडिडेट है, इसको हम आज के टाइम पे जरूर बीजेपी के खाते में डाल रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस यहाँ पर कमाल कर सकती है और कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। घरोंडा में हरविंदर कल्याण अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हरविंदर कल्याण ये तीसरी बार विधायक यहाँ से बन सकते हैं। असंध से कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं गोपाल सिंह राणा वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और योगेंद्र यादव बीजेपी के थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। पानीपत रूरल में एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि पानीपत रूरल पहले लग रही थी कि कांग्रेस के लिए सेफ है, लेकिन जो कांग्रेस के रेबल हैं विजय जैन वो अच्छे वोट खींच रहे हैं। और वो अगर अच्छे वोट खींचते हैं तो सचिन कुंडू कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए मुश्किल होगा और महिपाल डांडा इन दोनों के बीच से निकल भी पड़ते हैं। पानीपत ग्रामीण में भी बहुत सारी वोटें बिकाऊ हैं, हम सबको पता है। उसका रीजन क्या है बोल नहीं सकते। और पानीपत रूरल में मेरे हिसाब से आज के टाइम पे बीजेपी लीड में है। पानीपत शहर में जो वरिंदर शाह है, बुल्ले शाह जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव ठीक है। उसका कारण ये भी है कि रोहिता रेवड़ी जो हैदराबादी वो वोट बैंक 18-20 हज़ार का, उसमें ठीक ठाक डेंट मार रही हैं। और इसलिए पानीपत सिटी कांग्रेस निकाल जाए आपको अचरज नहीं होना चाहिए, पर बीजेपी को भी यहाँ पे अच्छी वोटें मिल रही हैं। बिल्कुल ये भी ऐसी सीट है जो 2-4-5 हज़ार के मार्जिन से झूलेगी। इसराना में कांग्रेस को हल्की सी एज है, बिल्कुल हल्की सी एज है, 2-3 हज़ार से ही आगे है। समालखा में बीजेपी को एज है मनमोहन भडाना को। उसका कारण ये है कि जो रविंद्र मछरोली है वो ठीक ठाक वोट लेके जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, वो जितनी भी वोट लेके जाएंगे वो कांग्रेस की वोट लेके जाएंगे। धर्मपाल छोक्कर को इससे मुश्किल आएगी और मनमोहन भडाना का रास्ता आसान हो सकता है। गन्नौर से इंडिपेंडेंट हैं जो देवेंद्र काद्याण, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप शर्मा और निर्मल रानी के लिए मुश्किल होता दिख रहा है मामला। और निर्मल रानी कह रहा हूं मैं, देवेंद्र कौशिक जो सोनीपत से एमपी थे उनके भाई हैं देवेंद्र कौशिक। तो देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा के बीच में अच्छा चुनाव चल रहा है, लेकिन देवेंद्र काद्याण कहीं ना कहीं गन्नौर की सीट पे लीड लेते दिख रहे हैं। राई में
बहुत हल्की सी एज कृष्णा गहलोत को है, उसका एक हिसाब से हम सबको पता गहलोत को, क्योंकि वो हुड्डा की रिश्तेदार भी हैं। और जय भगवान अंतिल को जय तीरथ दैया का ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा है। और आज के टाइम पे राई बीजेपी हल्का सा उसमें है, बिल्कुल 2-4 वोटों से ही आगे चल रही है। खरखोदा सीट आज के टाइम पे जयवीर सिंह कांग्रेस के 2-4 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि पवन खरखोदा अच्छे कैंडिडेट हैं। पवन खरखोदा पिछली बार भी बहुत कम वोटों से आ रहे थे। गोहाना एक ऐसी सीट है, जैसे मैं करनाल और पानीपत की कह रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं कह सकता। गोहाना में आज के टाइम पे कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जाट वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाए। और हर्ष शिकारा जो यूट्यूबर और आपको पता ही है जो रील बनाते हैं और फेसबुक पे जो एक हिसाब से सो कॉल्ड क्रांतिकारी कह लो या फिर जो सामाजिक सेवी हैं वो हैं, तो ये एक सीट है जिसको लेकर सभी जानना चाहते हैं कि गोहाना पे हर्ष शिकारा क्या 15,000 वोट पकड़ पाएंगे, क्या हर्ष शिकारा जीत के मार्जिन में भी, जीत के किसी उसमें भी है गेम में। लेकिन आज के टाइम पे हर्ष शिकारा कांग्रेस को चुनाव हराने की स्थिति में जरूर दिख रहे हैं। बड़ौदा में कपूर नरवाल और इंदुराज भालू की लड़ाई है। प्रदीप सांगवान तीसरे नंबर पर जाते हुए दिख रहे हैं। बड़ौदा में आज के टाइम पे जो एज है वो कांग्रेस को है। जुलाना में विनेश फोगाट बहुत अच्छी स्थिति में आ गई हैं। करीबन 30,000 वोटों से विनेश फोगाट चुनाव जीत रही हैं। और जो लाठर का जितना कहा जा रहा था, सुरेंद्र लाठर का, अमरजीत डांडा का, कविता दलाल का और कैप्टन योगेश बरागी का, उतना दिख नहीं रहा, उनका इलेक्शन भी नहीं उठा। सफेदों से सुभाष गांगुली सिर्फ कुछ हजार 2-3 हजार वोटों से ही आगे चल रहे हैं। और जसबीर देसवाल अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे। जींद बीजेपी के लिए थोड़ा सा फेवरेबल दिख रहा है। कृष्णलाल मिड्डा कुछ 2-4 हजार वोटों से ही चुनाव जीतते दिख रहे हैं। महावीर गुप्ता एक हिसाब से चुनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में जींद के जो कंडेला वगैरह गांव हैं उनमें महावीर गुप्ता को थोड़ा सा एक हिसाब से, क्योंकि यहाँ से प्रदीप गिल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं, वो जितनी भी वोट काटेंगे वो महावीर गुप्ता काटेंगे। उचाना में दुष्यंत चौटाला चौथे नंबर पर जा सकते हैं। यहाँ पे जो एक हिसाब से है बीजेपी, देवेंद्र अत्री वो भी ठीक पोजीशन में है, वो क्योंकि एक हिसाब से उनको एक बीजेपी का साइलेंट वोट मिल रहा है। और जो इंडिपेंडेंट हैं, 3 इंडिपेंडेंट अच्छे स्थिति में है। पहले नंबर पे मैं कहूँगा कि वीरेंद्र गोगड़िया, दूसरे पे काला और तीसरे पे दिलबाग संडील। और जो ब्रिजेंद्र सिंह है इन सब के बीच से निकलते हुए दिख रहे हैं आज के टाइम पे। उचाना पे अगर मैं कहूँ कि किसी को एज है तो वो ब्रिजेंद्र सिंह को है, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट भी सरप्राइज कर सकते हैं, कुछ भी इस सीट पे हो सकता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे, ये जरूर है। अगली सीट की अगर हम बात करें तो नरवाना में आईएनएलडी का जो इलेक्शन वो बहुत अच्छा उठा है। विद्या रानी दनोदा जीत भी सकती है सीट। और यहाँ पे जो बीजेपी है वो चौथे नंबर पे, तीसरे या चौथे नंबर पे रह सकती है। विद्या रानी और जो सतबीर दबलैंड है उनके बीच में कंटेस्ट है। और आज के टाइम पे इनेलो इस सीट पे लीड कर रही है। टोहाना सीट की बात करें तो टोहाना सीट पे देवेंद्र बबली लॉस्ट कर गए हैं एक हिसाब से, और यहाँ पे कांग्रेस को एज है। फतेहाबाद पे एक हिसाब से कहें कि दूड़ाराम बिश्नोई के बीच में और जो बलवान सिंह दौलतपुरिया है उनके बीच में अच्छी फाइट है। और उनकी जो जीत हार का फैसला कहीं ना कहीं सुनैना चौटाला के हाथ में। अगर सुनैना चौटाला 15,000 प्लस वोट लेके जाते हैं तो बलवान सिंह दौलतपुरिया की हार तय है और दूड़ाराम इन दोनों के बीच से निकल जाएंगे। अगर सुनैना चौटाला अंडर 15 परफॉर्म करती हैं, 15,000 से कम वोटें सुनैना चौटाला की रहती हैं, तो आज के टाइम पे बलवान सिंह दौलतपुरिया चुनाव निकाल रहे हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो रतिया है। रतिया में आज के टाइम पे कांग्रेस एज में है, कांग्रेस जीत रही है। कालावाड़ी से भी जो शीशपाल सिंह केरवाला हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। डबवाड़ी से अमित सियाग सिर्फ 2-4 हजार वोटों से ही आगे हैं। अगर आदित्य चौटाला, जो आदित्य देवलाल भी अपना नाम लिखते हैं, और जो जगदीश, जो देवलाल के पोते हैं और देवलाल के लड़के जगदीश के लड़के हैं, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे फाइट है वो आईएनएलडी और कांग्रेस में है। अमित शाह को बहुत थोड़ी एज है और आदित्य चौटाला एक हिसाब से सरप्राइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी व्यक्तिगत वोट बैंक बहुत बड़ा है। और जो एक हिसाब से अमित शाह है उनका कैंपेन सारा नामदार वर्सेस कामदार के ऊपर है कि ये तो बड़े परिवार हैं और इस किस्म से बना रहे हैं। लेकिन अमित शाह का कुछ 1-2 बातें भी हैं जो उनको थोड़ा सा, उनके फादर हैं केवी सिंह, उनकी वजह से उनको वोट मिल रहा है। बाकी अगर खाली अमित शाह होते तो उनके लिए ये इलेक्शन काफ़ी टफ रह सकता था।
अगली सीट की हम बात करते हैं और अगली सीट जो है वो है रानिया से आज के टाइम पे अर्जुन चौटाला और सौमित्र कंबोज में अच्छी फाइट है। और कोई सीट को ये नहीं कह सकता कि इसमें मतलब भाई एक तरफा अर्जुन चौटाला जीत रहा है या सौमित्र हमारे पत्रकार साथी भी हैं लेकिन आजकल तो नेता हैं, तो हमारी कोई उससे हमदर्दी नहीं है। उस हिसाब से आज के टाइम पे अर्जुन चौटाला को थोड़ी सी एज है और जो सौमित्र कंबोज हैं वो सिर्फ 2-4 हज़ार वोटों से ही पिछड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छा चुनाव लड़के दिखाया, उनका चुनाव उठा है। अगर आज की रात भी उनका चुनाव उठता है और वो सिख वोट बैंक में ठीक ठाक ले जाते हैं तो सौमित्र कंबोज भी इस इलेक्शन में रानिया से सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे INLD के खत्ते में। सिरसा से कांग्रेस के जो गोकुल सेतिया हैं वो लीड कर रहे हैं चुनाव। गोपाल कांडा का चुनाव इतना उठा नहीं, रोहतास जांगड़ा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अभय चौटाला का चुनाव भी फंसा हुआ है और इस हद तक फंसा हुआ है कि अगर आज रात को अभय चौटाला ने ध्यान नहीं दिया तो उनके साथ मुश्किल हो सकती है। लेकिन मेरे को जो रिपोर्ट है कि अभय चौटाला आज रात को ठीक ठाक ध्यान दे रहे हैं और मेरे हिसाब से जो विनिंग मार्जिन रहेगा अभय चौटाला का वो बहुत कम रहेगा। आज के टाइम पे अभय चौटाला जीत जरूर रहे हैं लेकिन 3-4 हज़ार वोटों से जीतेंगे। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई और के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई और चंद्र प्रकाश की फाइट है और उसमें कहीं ना कहीं जो भव्य बिश्नोई है वो बिल्कुल हल्की सी 1000-2000 की लीड मतलब एज है। अगर आज वो जिस हिसाब से उनको इलेक्शन मैनेज करना चाहिए वो इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ तो चंद्र प्रकाश सरप्राइज भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र प्रकाश खुद भी OBC कैंडिडेट हैं और सरप्राइज किया जा मतलब आप आदमपुर पे नजर बनाए रखिए। ये हो सकता है कि भजनलाल के परिवार से सिर्फ चंद्रमोहन बिश्नोई ही पंचकुला से जीत के पहुंचे और अब की बार भव्य बिश्नोई हार भी जाएं, तो इस सीट पे नजर बना के रखने की जरूरत है। जो उकलाना है, उकलाना में कांग्रेस लीड पे है, नारनौंद में कांग्रेस लीड पे है, हांसी में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है, 1000-2000 का मामला फंसेगा। और अगर यहाँ पे BSP वोट ज़्यादा नहीं लेके जाती है तो एक हिसाब से कांग्रेस के लिए आसानी होगी। अगर BSP जितनी वोट काट रही है इस सीट पे वो राहुल मक्कड़ की काटेगी। बरवाड़ा से इनेलो जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, यहाँ से संजना सातरोड अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बहुत हद तक संजना सातरोड इनेलो ये सीट निकाल भी सकती है। अगर कोई और पत्रकार मुझे दिख रहा है अपने जो हरियाणा जिसने कवर किया हो, अगर वो रिक्वेस्ट भेजना चाहे बोलने के लिए तो वो भेज सकता है। उसके बाद एक बार मैं तेजी में ये सारी सीटों का गणित बता रहा हूँ, उसके बाद अपन वो एक एक उसका भी करेंगे। उसके बाद बरवाड़ा के बाद हिसार से आज के टाइम पे सावित्री जिंदल को एज है, लेकिन राव निवास राणा यहाँ पे सभी को सरप्राइज करेंगे क्योंकि राव निवास राणा की कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनकी कोई भी बात नहीं कर रहा है, सब कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल की बात कर रहे हैं, लेकिन राव निवास राणा यहाँ से सरप्राइज करेंगे। मुझे लग रहा है कि जो एज हमारे जैसे पत्रकार बोल रहे हैं सावित्री जिंदल को, राव निवास राणा यहाँ से चुनाव निकालेंगे। आज के टाइम पे राव निवास राणा मुझे चुनाव ये कांग्रेस हिसार सीट निकालती दिख रही है, लेकिन सभी सावित्री जिंदल का नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा दिख रही है। नलवा से जो अनिल मान है उनका चुनाव उठा है और वो कुछ हज़ार वोटों से लीड कर रहे हैं, 4 से 5 हज़ार वोटों से। लोहारू में जो फरटियां हैं वो जीत रहे हैं, बाडड़ा में कांग्रेस जीत रही है, दादरी में कांग्रेस जीत रही है, भिवानी दादरी है, चरखी दादरी वाली है, और जो भिवानी है, भिवानी में कड़ा मुकाबला है और भिवानी में जो कामरेड का इलेक्शन ओम प्रकाश का वो अच्छा खड़ा हुआ है और भिवानी भी सरप्राइज कर सकता है लोगों को। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं भिवानी में तो घनश्याम सर्राफ का थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन घनश्याम सर्राफ को 2 कैंडिडेटों ने ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। उसमें एक तो मैं अगर कहूं कि जो इंदु शर्मा है और दूसरे जो अभिजीत लाल हैं, और अगर ये दोनों ठीक ठाक वोट काटते हैं तो भिवानी में कामरेड साहब निकल जाएंगे, कामरेड ओम प्रकाश चुनाव जीत सकते हैं। तो शाम में किरण चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के बीच में फाइट है, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी लीड में है। उसका एक कारण है शशि रंजन परमार जो बीजेपी से बागी खड़े हैं, राजपूत वोटें लेके जाएंगे, इस करके अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से सीट निकाल रहे हैं। मैं गोलागढ़ भी गया था, चौधरी बंसीलाल के गाँव में उनके घर में भी गया जो उन्होंने बनाया था, और उसके अलावा भी मैं वहाँ के लोगों से बात भी करके आया हूँ। यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी मुझे ज़्यादा एक हिसाब से लीड लेते दिख रहे हैं। अगली सीट की बात करें तो भवानी खेड़ा भी वो उन सीटों में से एक है जो बिल्कुल भयंकर तौर पर फंसी हुई है। यहाँ से प्रदीप नरवाल चुनाव लड़ रहे हैं और बिशंबर वाल्मीकि कपूर वाल्मीकि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बिशंबर वाल्मीकि पहले थे यहाँ से। तो प्रदीप नरवाल आज के टाइम पर स्थिति तो उनकी अच्छी है, 1000-2000 वोटों से लीड है उनकी। और अगर कोई रात को कोई खराबी नहीं हुई, क्योंकि प्रदीप नरवाल गरीब कैंडिडेटों में से भी एक हैं, वो JNU के स्टूडेंट रहे हैं, कोई ज़्यादा उन्होंने अपने आप को सेटल
किया नहीं, एक फौजी के लड़के हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो बीजेपी के पास इतना धनबल है वो कुछ ऐसा इस्तेमाल ना कर जाए। लेकिन आज के टाइम पे प्रदीप का चुनाव मुझे अच्छा दिख रहा है। अगली सीट की बात करें तो मैम से जो बलराज कुंडू और बलराम दांगी में फाइट है, और इस सीट पे भी कोई नहीं बता सकता ही कौन जीतेगा। राधा अलावत भी अच्छी वोट लेकर जाएगी इसके ऊपर, मैम सीट के ऊपर, और जो राधा अलावत है वो भी सरप्राइज करेगी। दीपक निवास हुड्डा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, कबड्डी के कप्तान, वो कहीं ना कहीं सीट के ऊपर पिछड़ते नजर आने लग रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र हुड्डा सुबह 10 बजे जीत जाएंगे, 60,000 से ज़्यादा से जीतेंगे, और सबसे बड़ी जीत हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की हो सकती है गढ़ी सांपला किलोई से। रोहतक से कांग्रेस आज के टाइम पे बिल्कुल हल्के से एज में है, और बहुत टफ चुनाव है। रोहतक भी वो उन सीटों में से जिसके बारे में हर किसी का मानना नहीं है कि वो यहाँ पे भविष्यवाणी कर दे, लेकिन कांग्रेस मेरे को आज के टाइम पे एज में दिख रही है। शकुंतला खट्टक हल्की सी एज पे मुझे दिख रही है, कोई ज़्यादा बड़े मार्जिन से नहीं निकल रही। कलानौर से 3-4 हज़ार की लीड ही है। और भादरगढ़ में कांग्रेस के कैंडिडेट राजेंद्र जून पिछड़ चुके हैं, और यहाँ पे जो फाइट है वो दिनेश कौशिक वर्सेस राजेश जून, और तीसरे पे शायद शीला राठी रहेंगी, और चौथे पर राजेंद्र जून यहाँ पे रह सकते हैं। ये सरप्राइज करेगी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को। बादली पे बहुत टफ फाइट है, लेकिन कुलदीप वत्स को आज हल्की सी एज है, और कुलदीप वत्स का इलेक्शन पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी संभला है। नहीं तो जो ओम प्रकाश धनखड़ है उनका ग्राफ काफ़ी उठ रहा था, काफ़ी वो आगे जा रहे थे, लेकिन कुलदीप वत्स काफ़ी भावुक हुए हैं। और अगर जिस हिसाब से जाट वोट बैंक में उनकी खिलाफत थी, अगर वो आज मना पाते हैं, रात को सभी के पैर पकड़ पाते हैं, तो बात बन जाएगी। नहीं तो कुलदीप वत्स के लिए चुनाव फंस भी सकता है। बादली की सीट भी बहुत टफ सीट है। गीता बुक्कल झज्जर से क्लियर हैं, अच्छी सीटों अच्छे मार्जिन से जीत सकती हैं। 10-12 हज़ार तो कन्फर्म ही है, उससे ऊपर बढ़ेगा ही। बेरी से रघबीर कात्यायन भी 30-35 हज़ार वोटों से जीतेंगे। उसका रीजन ये है कि चतरे पहलवान की डेथ हो चुकी है। अगर चतरे पहलवान जिंदा होते तो रघबीर कात्यायन की ऐसी रैली काट देते, याद ही रखता। कसुत्ता चुनाव होना था, क्योंकि रघबीर कात्यायन को टिकट मिल रही थी। चतरे पहलवान इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करते और वो बिल्कुल रगड़ कर रख देते। अब की बार, पिछली बार सिर्फ 1000 वोटों से रह गए थे, हम सबको पता है। और चतरे पहलवान को भूपेंद्र हुड्डा का हनुमान भी कहा जाता है। वो किस्सा कभी फिर आपके सामने शेयर करूंगा कि क्या घटनाक्रम हुआ था जिसने भूपेंद्र हुड्डा को एज ए लीडर एस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन बेरी से भूपेंद्र हुड्डा कभी भी चतरे पहलवान को टिकट नहीं दिलवा पाए। अगला जिला महेंद्रगढ़ में टेली में आज के टाइम पे बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन यहाँ पे इनेलो दूसरे नंबर पर है। ठाकुर अतरलाल हैं जो बीएसपी इनेलो के कैंडिडेट हैं, वो सरप्राइज भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है आरती राव से। अटेली से आपको पता ही होगा, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव चुनाव लड़ रही है, उससे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है इनेलो बीएसपी कैंडिडेट ठाकुर अतर सिंह। तो ठाकुर अतर सिंह यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हैं। कांग्रेस के नीता यादव तीसरे नंबर पर चल रही है। महेंद्रगढ़ की सीट है रावदान सिंह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के टाइम पे। और मेरे को लग रहा है कि जो ब्राह्मण वध हुआ है महेंद्रगढ़ की सीट पर, रामविलास शर्मा का जो वध हुआ है, उसको लेकर बीजेपी को दिक्कत आएगी। रामविलास शर्मा हम सबको पता है कि 2014 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, ज़्यादातर टिकटें उन्होंने ही बांटी, लेकिन आज के टाइम पे उन्हीं की टिकट के ऊपर कैची चल गई। 10 साल पिछले बहुत मुश्किल रहे होंगे मेरे हिसाब से रामविलास शर्मा के। तो ब्राह्मण वध हुआ है, और राजनीतिक वध, ब्राह्मण का राजनीतिक वध हुआ है। ब्राह्मण वध, मैं थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगली सीट की अगर हम बात करें तो वो है नारनौल की। नारनौल पे आज के टाइम पे बीजेपी आगे दिख रही है, क्योंकि राव नरेंद्र का ये ग्रह एरिया नहीं है। हालांकि राव नरेंद्र यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, और राव नरेंद्र ने पिछले 10 दिन में अच्छा कांग्रेस का चुनाव उठाया है। सारा मामला अब ये है कि अगर सैनी वोट बैंक नारनौल में कंसोलिडेट हो गया बीजेपी के पक्ष में, तो ओम प्रकाश यादव जीत जाएंगे। अगर उसमें खिंडा आ रहा, अगर वो खिंड जाती हैं यानी कि बिखर जाती हैं, तो फिर कांग्रेस चुनाव निकाल सकती है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी की सीट क्लियर हो गई है। कांग्रेस चुनाव जीत रही है नांगल चौधरी का। बावड़ कांग्रेस जीत रही है। कोसली में बिल्कुल टफ मुकाबला है, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से जो कांग्रेस जीतेगी या फिर एक हिसाब से बीजेपी जीतेगी। लेकिन आज के टाइम पे बीजेपी को 1000-2000 की लीड दिख रही है। रेवाड़ी से चिरंजीव राव कांग्रेस लीड कर रही है, पटौदी से बीजेपी लीड कर रही है, बादशाहपुर से बीजेपी लीड कर रही है। बादशाहपुर से आप सरप्राइज हो गए ट्विटर की जनता, क्योंकि वर्धन यादव ने, जो ट्विटर इन्फ्लुएंसर है, उनको ठीक ठाक पैसे दे रखे हैं। वो पूरा दिन वर्धन यादव की वीडियो शेयर करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चुनाव है
और राव नरबीर सिंह और जो राकेश दौलताबाद की पत्नी है उनके बीच में ज़्यादा कंटेस्ट दिख रहा है। वर्धन यादव भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वर्धन यादव मैं ये नहीं कह रहा कि वर्धन यादव की कोई बुराई नहीं करा, लेकिन वर्धन यादव ने बहुत ज़्यादा जोर सोशल मीडिया पे अपना कल्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाया है, हवा दिखाने की कोशिश की है। अच्छा चुनाव है, अच्छा चुनाव लड़ा वर्धन यादव ने, लेकिन आज के टाइम पे बीजेपी सीट पर लीड कर रही है। गुड़गांव में कांग्रेस के जो एक हिसाब से मोहित ग्रोवर हैं वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकेश शर्मा भी कमजोर नहीं है। कांग्रेस जो गुड़गांव की सीट है वो भी फंसी हुई है। सोना की सीट भी फंसी हुई है। रोहतास खटाना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बीजेपी दिख रही थी, लेकिन रोहतास खटाना ने चुनाव को फंसा दिया है। नूह में कांग्रेस क्लियर है, फिरोजपुर झिरका में एक हिसाब से कांग्रेस क्लियर है, और पुनाना में कांग्रेस क्लियर है। हथीन में इनेलो अच्छा चुनाव लड़ रही है, और जो तैयब हुसैन है वो सरप्राइज कर सकते हैं हथीन में। ओडल में जो उदयबान हैं वो लीड कर रहे हैं। पलवल में करण दलाल लीड कर रहे हैं। पृथला में जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो सरप्राइज करेंगे। फरीदाबाद एनआईटी में बीजेपी लीड कर रही है। बड़खल में बीजेपी, बल्लभगढ़ में बीजेपी, फरीदाबाद में बीजेपी, और तिगांव में मतलब बहुत टफ मुकाबला है। ललित नागर है जो इंडिपेंडेंट फाइट कर रहे हैं, वो भी अच्छी वोट लेके जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे तिगांव में जो बीएसपी कैंडिडेट हैं वो भी अच्छी वोटें लेके जाएंगे। तिगांव सच में ही उलझी हुई सीट है, और तिगांव के बारे में भी कोई एक हिसाब से कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा। तो ये मोटा मोटा आकलन है। इसमें 90 में से अगर मैं आपको बता दूं कि क्यों कौन कितनी सीट जीत रहा है, तो 90 में 22 से लेकर 25 सीटों पे बीजेपी जीतती दिख रही है, और 50 से 55 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीतती दिख रही है। बाकी की 5 से 7 सीट ऐसी हैं जो भयंकर फंसी हुई हैं, जिसके बारे में कोई नहीं कह सकता। 4 से 5 सीटों के ऊपर आज के टाइम पे इनेलो अच्छा चुनाव लड़ रही है, वो भी लीड ले रही है, और 5 से 6 सीटों पे ऊपर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव को बनाए हुए हैं। अगर कांग्रेस की सिर्फ वेव है, हवा है, तो ये 55 सीटों के आसपास रहेगा। अगर कांग्रेस की आंधी है, तो ये आंधी जिसको बोलते हैं आंधी, तो ये 65 तक जाएगा, और सुनामी है तो ये 70 प्लस जाएगा। ये मेरा आकलन है। बाकी ओवर टू यू कुलदीप, अगर कोई सवाल आप पूछना चाहो, फिर आप भी कोई इसमें जोड़ना चाहो, आप मेरी किसी सीट से असहमत दिख रहे हो या कोई नई बात बताना चाहो, तो प्लीज कुलदीप। जी मनदीप, शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर सीटों का जो आकलन है, अगर मैं बात करूं, जितना हम घूमे हैं जितने विधानसभाओं में, या हमने जो एनालिसिस किया रिसर्च करके, तो मेरा भी यही है कि 50 से 55 सीटों पे कांग्रेस है, और 4 से 5 हो सकता है कि निर्दलीय निकाल जाए, और आईएनएलडी का यही लग रहा है कि मुझे 3 से 4 सीटें निकालेंगे। और कुछ सीटें ऐसी हुई जो फंसी हुई है, जिसकी आपने बात भी की। हम मैम की बात कर सकते हैं, गोहाना की बात कर सकते हैं, भवानी खेड़ा है, बादली है, कोसली है, तिगांव है, ये वो सीट है बहुत टफ फाइट पे। और पुंडरी की जो आपने बातचीत की, वो उन पुंडरी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वहां से ज्यादातर निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो अब की बार भी सतवीर भाना वहां से जो है कि अच्छे लीड में है। जी मनदीप। जी जी कुलदीप भाई, तो और कोई साथी जो पत्रकार अगर जुड़ना चाहे, कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकता है। आप, मैं हम आम जनता के लिए माइक ओपन कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उसके उस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। मेरे साथी हैं गौरव, वो भी मेरे को दिख रहे हैं, पत्रकार हैं, वो माइक के लिए रिक्वेस्ट डाल नहीं रहे हैं। मेरे को लगता है कि उनको डालनी चाहिए। एक अभी के लिए कोई साथी अगर डालना चाहे माइक की रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ डाल दीजिए। एक रिक्वेस्ट आई है, राजीव जाट करके कुछ हैं, और एक ये आप हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग बदतमीजी ना करिएगा और ना कोई गाली गलौज करिएगा, और अपनी बात रख कर प्लीज़ वो एक एक करके छोड़ते चले जाइएगा। जी एक्सेप्ट किया मैंने राजीव जाट करके। प्लीज़ आप पूछिए क्या सवाल आपका। भाई बोल लो, इसमें तो म्यूट ही हो गए राजीव जाट करके। तो खैर एक मोटा मोटा मैं अगर कहूँ कि 3 ज्योग्राफियों में अगर हम हरियाणा को तोड़ के देखें, तो एक है जीटी रोड बेल्ट, जो दिल्ली से जो सड़क जाती थी, अब तो दिल्ली अमृतसर हाईवे उसको बोलते हैं, तो उस पर बड़ा मुश्किल मामला लग रहा है। अब की बार बीजेपी पिछली बार उस पर अच्छा परफॉर्म किया था, और जो 2 लोकसभा सीटें हैं
खासकर कि अम्बाड़ा और दूसरी कुरुक्षेत्र, इनमें 18 विधानसभा बनती हैं। 18 सभाओं में बीजेपी सिर्फ 3 या 4 पर परफॉर्म कर पा रही है। बाकी 13 से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। उसके कारण जो बहुत बड़ा नुकसान है वो बीजेपी को हुआ है। दूसरा हाईवे जाता है दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से बॉम्बे जाता है वैसे तो, पर दिल्ली जयपुर आप मान के चलिए, NH8 जिसको कहते हैं, उसके उस पे जो जिले पड़ते हैं, और खास अगर फरीदाबाद और पलवल को भी जोड़ लें तो साउथ हरियाणा में पिछली बार बीजेपी को अच्छी बढ़त थी, लेकिन अब की बार हाफ हो रही है। हालांकि फरीदाबाद में ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन पलवल में नुकसान है, नूह में नुकसान है, गुड़गांव में ज़्यादा नुकसान दिख नहीं रहा, लेकिन रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ हाफ हो रहा है। तो ये एक मोटा मोटा जो आकलन है वो साउथ हरियाणा का है। अब बच गया सेंट्रल हरियाणा, भादरगढ़ से डबवाड़ी तक की सड़क, जो टिकरी बॉर्डर जिसको कहते हैं भादरगढ़ में, वहाँ से जो एक हिसाब से जो सड़क जाती थी वो भादरगढ़ से लेके डबवाड़ी तक मामला क्लियर है। बीजेपी यहाँ पे साफ हो रही है। कोई टामा कोई सीट है जहाँ पे अच्छा चुनाव लड़ पाएगी या जीत पाएगी। बाकी कोई सवाल हो, गौरव से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो GT रोड बेल्ट है उसकी वो जरूर जानकारी दे। गौरव से मेरा सवाल रहेगा कि करनाल के आसपास की सीटों की एक बार जानकारी दे कि जो मैंने बताया क्या वो सही था, और गौरव का क्या आकलन है। हाँ जी गौरव भाई। मंदिर जी, हाँ जी, शायद करनाल की और इनके आसपास की सीटों की बात कर रहे थे, तब तक शायद मैंने करनाल की सीटों की जैसे बात करूं तो करनाल के अंदर 5 सीटें हैं, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा और असंध जी। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो केवल कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट थी असंध से, और बाकी की जो सीटें थी जिसमें से करनाल, घरोंडा और इंद्री ये बीजेपी के पास थी, और नीलोखेड़ी इंडिपेंडेंट धर्मपाल गोंदर वहां से जीते थे जो लास्ट में कांग्रेस में आ गए थे। इस बार अगर जैसे आपने कहा हरियाणा के अंदर आंधी तूफान और सुनामी, अगर यहाँ पे सुनामी चलती है कांग्रेस की तो मुझे लग रहा है 5 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है, क्योंकि प्रॉपर करनाल की अगर मैं बात करूं जहाँ से मनोहर लाल खट्टर खुद CM रहे हैं जिस सीट से, सुमिता सिंह का जो चुनाव है काफी पीक पर है। मतलब सुमिता सिंह 2 बार विधायक रह चुकी हैं, और जगमोहन आनंद जो कि उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो काफी लाइट कैंडिडेट है एक तरह से सुमिता सिंह के बरक्स। अगर इधर से कोई और जैसे कि रेणु बाला गुप्ता की जो मेयर है करनाल की, अगर वो कैंडिडेट रहती तो शायद सुमिता सिंह को टक्कर वो दे सकती थी, लेकिन आज की तारीख में करनाल में एज है जो सुमिता सिंह को मिल रहा है। दूसरा मैं असंध सीट पर चलता हूँ करनाल की। असंध पे शमशेर सिंह गोगी को टिकट मिला है जो पहले भी विधायक है सिटिंग, और बीजेपी ने योगेंद्र राणा को मैदान में उतारा है जो कि करनाल के इनके जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तीसरा जो दिलचस्प है यहाँ पर वो है गोपाल सिंह राणा। इनके पिता ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और INLD BSP के कैंडिडेट हैं जो केवल 1703 वोटों से आ रहे थे शमशेर सिंह गोगी से। ये फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका गोपाल राणा का जो चुनाव लड़ने का फायदा है वो शमशेर सिंह गोगी को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि योगेंद्र राणा और गोपाल राणा 2 राजपूत समुदाय के लोग हैं और दोनों की जो वोटें आपस में डिवाइड होंगी। तो यहाँ भी शमशेर सिंह गोगी को एज मिल रहा है। संत में गरोंडा की जो सीट है वो सबसे टफ फाइट है। करनाल की 5 सीटों में से गरोंडा बिल्कुल नेक टू नेक फाइट आप कह सकते हैं। यहाँ पर पिछले 32 साल से कांग्रेस यहाँ पर एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। खुद कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वीरेंद्र राठौड़, वो लगातार 3 चुनाव यहाँ से हार चुके हैं विधानसभा के। उसके बाद चौथी बार उनको टिकट मिला है। केंद्र ये जो नेतृत्व है राहुल गांधी की एक तरह से टीम की तरफ से उनको ये टिकट मिला है, और इनके खिलाफ रविंदर कल्याण चुनाव लड़ रहे हैं जो कि 2 बार लगातार जीत चुके हैं इस सीट से 17 हजार के मार्जिन से। इस बार यहाँ पर राजपूत और जो जाट वोटर्स हैं उसका कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह है जाट वोटर्स से हमारी ज्यादातर बात हुई है। यहाँ पर वो कहे भी हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है, इसलिए वो राजपूत वीरेंद्र राठौर को भी वोट करेंगे इस बार इस सीट पर गरुंडा की। तो यहाँ पे नेक टू नेक फाइट है। इंद्री की अगर हम बात करें तो राम कुमार शुरुआत में का अच्छा चल रहा है, लेकिन इन्हों में कांग्रेस जो है उनका चुनाव उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी एक तरह से सीट निकाल लेगी कांग्रेस, ऐसा लग रहा है। अच्छा, शुक्रिया गौरव भाई। और कोई और सवाल हो किसी साथी का तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हरविंदर जो जुड़े, हरविंदर भारद्वाज, प्लीज आप सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मंदिर
मनदीप भाई, गौरव, कुलदीप और सभी सुनने वालों को। मनदीप भाई, वैसे तो मतलब मेरा तो वोट नहीं है हरियाणा में, बट हरियाणवी ही हूँ, मुंबई में रहता हूँ और मेरा गांव बरवाला कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा में आता है, हिसार में बरवाला। तो आपने जब बताया था तो शायद मैं मिस कर गया, तो गांव से तो प्रेम बरकरार ही रहता है, तो अगर आप उसके बारे में बता पाए कुछ तो। अच्छा, बरवाड़ा में जो रामनिवास घोडेला है उनका ठीक ठाक विरोध है कांग्रेस के कैंडिडेट, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो एज है वो एज दिख रही है आज के टाइम पे। इन जो आईएनएलडी की संजना सातरोड हैं उनको, वो आईएनएलडी को नहीं, वो संजना सातरोड को है। अगर वो इंडिपेंडेंट खड़ी होती तो भी अच्छे वोट खींच कर जाते। और जो रणबीर गंगवा है और जो रामनिवास घोडेला है वो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। बाकी किसी और कोई अपडेट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। 2 रिक्वेस्ट और हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। शायद लोगों के ना नेटवर्क में मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, इसकी वजह से कई सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। जो ट्रम्प भाई हैं ये ज़रूर एक बार अपनी रिक्वेस्ट माइक ऑन करके सवाल पूछें। ट्रम्प, नहीं, मेरा तो कोई अभी सवाल नहीं है। अच्छा तो भाई स्पीकर की रिक्वेस्ट क्यों डाल रहे हो यार, थोड़ा तो वो रखो यार। तो मैं ये तनिष चौधरी हैं भाई, रिक्वेस्ट वही डालो यार जो सवाल पूछना चाह रहा हो, है ना। उसमें ऐसा हो जाता है कि हमारे को बड़ा दिक्कत आती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट फिर बार बार रिमूव करो, रिमूव करने में दिक्कत आती है। तो जयबीर मलिक का मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। जयबीर जी प्लीज़ एक बार आप अपना सवाल पूछिए। जयबीर मलिक जी पूछिए अपना सवाल, आप स्पीकर हो जयबीर जी। तो जयबीर मलिक भी सवाल नहीं पूछ रहे। गौरव, कोई और बात आपको लगती है इसमें? कोई और स्पीकर जो जुड़ा है, रोहित चौधरी सवाल पूछ सकता है। हेलो गंदी भैया, मतलब मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही है कि जो इलेक्शन अभी है हरियाणा में, तो काफी इंडिपेंडेंट है, मतलब खड़े हुए हैं, तो उन इंडिपेंडेंट का क्या रहने वाला है? वो इसका गेम मतलब थोड़ा सा बोलते हैं, थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। मतलब मेजोरिटी अभी दिख रहा है कि कांग्रेस अभी उस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम पे, वो लग रहा है। लेकिन वो क्या कांग्रेस के जो खड़े हुए कैंडिडेट्स हैं उनका वोट काटेंगे, या फिर जो बीजेपी के लोग हैं मतलब बीजेपी का वोट है वो काटेंगे? क्योंकि इंडिपेंडेंस का भी काफी रोल है इस इलेक्शन में, जैसा आप लोगों से सुन भी रहा हूँ। तो आपका क्या कहना है इस पे? जी जी, आप अपना एक बार माइक म्यूट कर लें। अच्छा कुलदीप, इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी मनदीप, बिल्कुल। अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूं तो कई सीटें हैं जहां से इंडिपेंडेंट सीट निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने गृह सीट जो है गन्नौर की बात कर लेता हूँ। वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और काफी लंबे समय से गन्नौर से पिछले चुनाव में भी 2019 में वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिली। निर्मल रानी को मिली, उन्होंने बीजेपी को काफी मदद की। रमेश कौशिक जब सांसद बने तो उनको भी काफी मदद की। अब की बार जब मोहनलाल बड़ोली चुनाव लड़े तो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी में, उनकी भी मदद की। लेकिन अब की बार गन्नौर से अगर हम देखें तो देवेंद्र कादियान ने निर्दलीय पर्चा भरा है, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है, जब हम चुनाव प्रचार हो रहा था, जब उनको फॉलो अप कर रहे थे, फील्ड में थे, तो बहुत सारे बीजेपी के वर्कर ही मुझे उनके साथ दिखे जो उनका चुनाव मैनेज कर रहे थे। तो एक तरीके से जब हम निर्दलीयों की बात करते हैं तो गन्नौर की वो सबसे सेफ सीट लगती है। दूसरी हम पुंडरी की कह सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा वोट जो है ना कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के काटेंगे। उसका रीजन ये भी है क्योंकि 2 कैंडिडेट है जो गन्नौर से, वो ब्राह्मण कैंडिडेट है कुलदीप शर्मा और जो देवेंद्र कौशिक है, और सिर्फ देवेंद्र कादियान जाट कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं लगभग 30% के आसपास गन्नौर की बात करूं तो जाट मतदाता है, और ओबीसी और उसके बाद जो है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के मतदाता, जो उन्होंने काम किया है, जो ट्रेंड है पॉलिटिकल आजकल की, चुनाव से पहले पैसा खर्च करिए, उसके बाद जो है कि आपको एज ए आप समाज सेवा करते हो, उस तरीके से। तो गन्नौर से मंदिर मैं कह सकता हूँ कि निर्दलीय की जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहली दौड़ में जो है कि देवेंद्र कादियान लगते हैं। और दूसरा जो पुंडरी की हमने बात की थी, सतबीर बाणा, जैसे कि पुंडरी की हिस्ट्री भी रही है कि वहां से जैसे ही कैंडिडेट किसी पार्टी से आते हैं तो वो हार जाते हैं, लेकिन जैसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो सतबीर बाणा जो है कि पुंडरी से
मुझे लग रहे हैं। और जैसे हमने सबसे लास्ट बात की थी तिगांव की, तो तिगांव में ललित नागर जो है वो बिल्कुल काफी जबरदस्त फाइट दे रहे हैं। तो तिगांव भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ललित नागर को एज है। और क्योंकि इन जिन सीटों की अगर हम बात करें, हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ बीजेपी की वोट काट रहे हैं, कांग्रेस की वोट काट रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी है जहाँ बीजेपी को डेंट हो रहा है और कुछ सीटें ऐसी है जहाँ कांग्रेस को डेंट हो रहा है। जी मनदीप। जी। अच्छा, मेरे हिसाब से जवाब आ गया है। एक मैं छोटा सा जो हमारे यूट्यूब पर कमेंट आ रहे हैं वो भी पढ़ कर बता देता हूँ। तो उसमें लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ज्वाइन आप कर सकते हो ट्विटर स्पेस हम कर रहे हैं। तो ट्विटर पे जाएं और मनदीप पुनिया की जो आईडी से जो स्पेस चल रहा है उसमें ज्वाइन कर लें और सवाल पूछ लें। आप लोगों ने इसमें लिखा है, एक चाचा चौधरी हैं भवानी खेड़ा से। भवानी खेड़ा भाई फंसा हुआ है आज के टाइम पर। प्रदीप नरवाल सिर्फ 2-3 हज़ार वोटों से ही लीड कर रहे हैं, ज़्यादा वो लीड नहीं है उनकी। 4,000 मान के चलो, 4,000 वोटों से प्रदीप नरवाल लीड कर रहे हैं। और कालावाड़ी हर्ष शर्मा कह रहे हैं ये कांग्रेस के लिए सेफ है। और भी कई मैं देख रहा हूँ। भादरगढ़ में क्या है, भादरगढ़ फंसी हुई है। इंडिपेंडेंट जो राजेश जून है वो अच्छा है। कोई यूजर टीवी कह रहा है कि क्या हुड्डा फैक्टर नहीं है भादरगढ़ में। भाई साहब भादरगढ़ में हुड्डा फैक्टर मतलब फेल सा होता दिख रहा है। उसका रीज़न ये है, मांडोठी गांव में हुड्डा साहब गए थे, दीपेंद्र हुड्डा। तो वहाँ पे जो मांडोठी गांव में हुटिंग भी हो गई थी। तो वो एक मेरे को लग रहा है जिसकी वजह से अगर एक सीट जहाँ पे हुड्डा फैक्टर काम नहीं करेगा, खासकर ओल्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सोनीपत, झज्जर और रोहतक में कि इन 14 सीटों में से भादरगढ़ में है जहाँ पे हुड्डा फैक्टर काम नहीं करेगा। और कोई आप कहना चाहो तो एक वीरेंद्र सिंह आगव कह रहे हैं कि जिंदल लोस्ट कर सकती हैं और रामनिवास राणा सरप्राइज करेंगे। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल आकलन ये है कि रामनिवास राणा हिसार से सरप्राइज करेंगे। फेसबुक पे भी बहुत सारे कमेंट हैं। और फेसबुक पे अम्बाड़ा कैंट से बताओ, अम्बाड़ा कैंट में भाई साहब आज के टाइम पे कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन सिर्फ 3-4 हज़ार वोटों से झूल रहा है और लीड 1,000-2,000 तक ही रहेगी। ये हो सकता है कि अम्बाड़ा कैंट से आज के दिन तो अनिल विज आगे हैं और चित्रा सरवारा सरप्राइज कर सकती हैं। ये एक मेरा मानना है। बाकी मैं रिक्वेस्ट मेरे हिसाब से और कोई ज़्यादा नहीं है। आर्यमन जी बताइए आपका क्या सवाल है। गौरव भाई स्पीकर म्यूट कर लीजिए आप। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आर्यमन भाई। जी नमस्कार भैया। नमस्ते। मेरे 4 सवाल थे वैसे तो छोटे छोटे। जी जी पूछिए भाई। हाँ, तो पहला सवाल था वर्धन यादव को लेकर। हाँ, कि जैसे हम सुन रहे हैं थोड़ा सा, तो अहिरवाल बेल्ट में वर्धन यादव का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, और जैसे सुन रहे हैं कि he could be the next big thing in हरियाणा, तो ऐसा क्या सीन है? मतलब यादव नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है ऐसा। उसको रविंद्र भाटी के बराबर, जैसे रविंद्र भाटी बाड़मेर में कोई शिव में जो एक हिसाब से कल्ट फिगर बन के उभरा था, वैसा सेम मॉडल बनाने की कोशिश की, अपनाने की कोशिश की गई है बादशाहपुर में, लेकिन है नहीं। उसने ट्विटर पर ज़्यादा पैसे लगा दिए बादशाहपुर। और जो जितने भी जैकी यादव हो या फिर दूसरे ट्विटर अकाउंट हो, उन पे पेड प्रमोशन उनके लगातार चल रहे हैं। लगातार वर्धन यादव ट्विटर पे किया जा रहा है। लेकिन वर्धन यादव, मैं बादशाहपुर में गया था, मैंने वीडियो स्टोरी इसलिए फाइल नहीं की, मेरे को लगा कि नौजवान है ट्विटर पे ठीक ठाक हाइप है, क्यों थोड़ा सा वो करा। मैंने एक हिसाब से उस नौजवान की वो कर ली। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो वर्धन यादव का चुनाव फंसा हुआ है, उसके लिए मुश्किल है रहा। और अहिरवाड़ में कोई कल्ट फिगर बन जाए, साउथ हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है उसका। वर्धन यादव को मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई पूरा अहिरवाड़ का नेता बनने जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ी हस्ती तो चिरंजीव राव की है भाई। रेवाड़ी में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है चिरंजीव राव ने, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत मैनेज करके। और कोई फूंफ है नहीं, सोसेबाजी। देखो सोसेबाजी से चुनाव नहीं उठता, आप ये भी समझिए। हरियाणा है, हरियाणा में जो सोसेबाजी ज़्यादा करता है उसको अच्छा आदमी गिना जाता है कि तो अच्छा आदमी है, वो चक्कर है। हालांकि वर्धन यादव को कोई अच्छा आदमी नहीं कह रहा, ना उसको गिन रहा। वैसे बता रहा हूँ, सोसेबाजी से चुनाव जीते नहीं जाते। खैर, अगला कोई सवाल हो आपका? जी जी, मेरा दूसरा सवाल था कि ये अशोक तंवर के कांग्रेस वापस आने से कितना नुकसान कितना फायदा? कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है थोड़ा बहुत। हालांकि अशोक तंवर कोई बहुत बड़ा फैक्टर बचे नहीं है। 5 साल में उन्होंने अपनी राजनीति काफ़ी डाउन की है। अगर वो 2019 में कांग्रेस ना छोड़ते और ना जाते और थोड़ा सब्र कर लेते, तो आज के टाइम पे वो आज के सीएम, कांग्रेस की सीएम के उसमें दौड़ में होते। लेकिन आज वो किसी भी दौड़ में नहीं है, ना वो एमएलए हैं, ना वो एमपी हैं। अब पता नहीं उनको कैसे सोच रही है कि कांग्रेस कैसे उनको वो करेगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि
अगर कुमारी शैलजा को सीएम बनाते हैं और कुमारी शैलजा के लिए सीट की जो सिरसा सीट खाली होगी तो वहाँ पे अशोक तंवर को चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा के जो चांस हैं सीएमशिप के वो भी थोड़े कम दिख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हुड्डा गुट को बहुत ज़्यादा टिकटें मिली हैं, बहुत ज़्यादा 70-72 हैं, और कांग्रेस को ये डर रहेगा कि अगर हुड्डा को सीएम नहीं बनाया तो हुड्डा साहब दूसरे पाला बदल सकते हैं या फिर अलग से अपना कुछ कर सकते हैं। तो उस डर में मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि मामला है। अब तो बल्कि ये बात चलने लग गई है कि सीएम हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा बनेगा या भूपेंद्र हुड्डा, तो डिबेट इस लेवल तक पहुंच चुकी है। बाकी राहुल गांधी के क्या मन में चल रहा है वो तो राहुल गांधी जाने, आप तो जानते नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे अशोक तंवर के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ना तो वो कोई फैक्टर है ना कुछ उनका अभी 1-2 साल में कुछ दिख रहा है। अच्छा ठीक है भैया, तो एक बस लास्ट सवाल था मेरा। एक तो एएसपी और जेजेपी का गठबंधन पे थोड़ा सा अगर आप डाल देते कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और दूसरा जुलाना और ये हर्ष चिकारा वाली सीट का बता देते थोड़ा सा। हाँ प्लीज़, ठीक है आर्यमन, आप एक म्यूट कर लीजिए और उसके बाद रिमूव कर लीजिएगा। देखिए जो बात है, अगर हम बात करें एएसपी जेजेपी की, तो एएसपी अच्छा चुनाव लड़ा कई जगह पे, जैसे यमुनानगर में उन्होंने 1-2 टिकटें ठीक दे रखी हैं। एक लड़का है वो, उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैंने लिख तो रखा उसमें, वो शायद अपनी जो वो है क्या बोलते हैं जमानत वो बचा था। मैं लिस्ट देख लेता हूँ उठा के, उसका नाम बताना। ना 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 रुक जा, मैं एक बार बता ही देता हूँ, मैं लिस्ट उठा के देख लेता हूँ। उसका नाम है पहले उसमें था, मैंने उसको हाईलाइट भी करा था लड़के को। हाँ सोहेल अच्छा चुनाव लड़ रहा है भाई, सोहेल का बच सकता है एक हिसाब से। कहाँ गया? सोहेल, हाँ सडोरा से सोहेल अच्छा चुनाव लड़ रहा है। ब्रिजपाल भी अच्छा चुनाव लड़ रहा है बीएसपी से, तो सोहेल अपना एक हिसाब से वो बचा सकता है आज़ाद समाज पार्टी से। बाकी तो जो मैंने 3 सीटें लिखी ये कहा था कि 3 सीटें ऐसी बताओ जेजेपी जहाँ पे अपनी जमानत बचा सकती है, नहीं बचा पाएगी। बाकी जुलाना में विनेश फोगाट 30,000 वोटों से जीत रही हैं, बहुत कन्फर्म सीट है। गोहाना कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हर्ष चिकारा लेकिन अच्छी वोटें लेके जाएंगे, सरप्राइज किया हर्ष चिकारा ने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन वो आज के टाइम पे अपन कह देखिए जीत रहे हैं, ये काफ़ी टफ है, बहुत मुश्किल है उनको उनकी जीत को घोषित कर देना। खैर अगले स्पीकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तनिष चौधरी हैं वो अपना सवाल दें। भाई मेरा सवाल पानीपत की 4 सीटों को लेकर है, कौन जीतेगा वहां पे? अच्छा, पानीपत के बारे में मैं गौरव से भी कहूँगा कि वो एक बार दोबारा जुड़ जाएं। बाकी पानीपत में आज के टाइम पे मैं कहूँ तो जो एक हिसाब से पानीपत ग्रामीण में जो विजय जैन हैं, जो रेबल खड़े हैं, उन्होंने काफ़ी मामला टफ कर रखा है, और पानीपत शहर में वरिंदर शाह अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक मेरे पास जो अपडेट है ये यही है। बाकी अगर बात करें इसराना की, इसराना में जो कांग्रेस है वो लीड कर रही है, और जो एक मेरे सर्वे वाली फाइल भी मैं खोल के देख लेता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जा, इसमें तेरे को 1-2 बातें और बता सकता हूँ एक्स्ट्रा पानीपत के बारे में। पानीपत ये रही पानीपत में जो समाल खा से मनमोहन बढ़ाना का चुनाव अच्छा है। उसका रीज़न है रविंद्र माचरोली इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़े हैं, और वो ठीक ठाक वोटे रविंद्र माचरोली लेके जाएंगे। तो पानीपत की 4 सीटों के ऊपर ये है। और जो साथी हैं क्या नाम है, परविंदर जी, वो भी एक बार सवाल पूछ लें, और रिक्वेस्ट डाल सकते हैं भाई, किसी का कोई सवाल हो, कोई साथी सवाल पूछना चाहे हरियाणा चुनाव पे, फिर इसके बाद कंक्लूड करेंगे इसको। और एक मोटे हाँ जी बोलिए जी, बोलिए जी, नमस्ते जी, नमस्कार, पूछिए सवाल जी। सर क्या सिरसा जिला में बीजेपी का आईएनएलडी के साथ कोई छिपा हुआ गठबंधन है? क्योंकि सिरसा जिला बीजेपी ने कम्प्लीटली छोड़ रखा है, क्या कारण है इसका? देखो छिपा हुआ गठबंधन कह लो, कैसा ही गठबंधन कह लो भाई, अब ये तो है ना कि नेल्लो अपना चुनाव लड़ना छोड़ दे तो ठीक है कि कांग्रेस का एक नैरेटिव है वोट कटवा का, छिपा हुआ उसका। सिर्फ सिरसा जिले की सीट जो है, सिरसा की सीट है जो, उस पर गोपाल कांडा के लिए उन्होंने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया। बाकी जगह पे तो चुनाव लड़ रही है सिरसा में, के डबवाड़ी भी लड़ रही है, एलनाबाद भी लड़ रही है, केर हर एक जगह पर लड़ रही है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। तो भाई स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एक बात बताओ, अगर सिरसा में आखिरी बार बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो 1996 में जीता था, वो भी प्रोफेसर गणेशी लाल जीते थे, वो भी आप सबको पता है कि किस वजह से जीते थे। तो बीजेपी का काम ही नहीं है सिरसा में, तो बीजेपी को आप कैसे जिता दोगे? धक्के से जिताना तो जिता दो भाई, किसी फाइट में ले आओ। वहां पे तो लड़ाई इनेलो और कांग्रेस की रही है, आप वहां पे धक्के से बीजेपी को स्ट्रॉन्ग क्यों करने पे तुले हुए, वो भी बताओ मेरे को। उसमें एमपी तो रहा है सर इनका। नहीं, एमपी रहा है, बिल्कुल रहा है भाई। एमपी के चुनाव अलग हैं और विधानसभा के अलग हैं। विधानसभा में 1996 के बाद का मेरे को बताओ, प्रोफेसर गणेशी लाल के अलावा कौन जीता है? इस बात का जवाब दे दो। 96 के बाद नहीं है सर इनका कोई। फिर आप बताओ, 96 के बाद ये बीजेपी सिरसा के 500 सीटों पे कोई कभी चुनाव ही नहीं जीत पाई, तो उसका मैं धक्के से कैसे बीजेपी को फाइट में ले आऊं भाई यहाँ से। खैर, शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक। कोई और ये विकास कोई और साथी रिक्वेस्ट डाल सकता है तो मैं कुछ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करता हूँ। एक तो ये जो भाईजिन का ख़त्म हो जाए वो ज़रूर वो कर लिया करें। विशाल गोदारा है तो विशाल गोदारा प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, अपना सवाल पूछो भाई, सवाल पूछो। मंदिर भाई, राम राम। राम राम जी। अच्छा, बात सवाल तो अभी कोई भाई ने पूछ लिया, लेकिन उन्होंने ढंग से नहीं पूछा। मैं पूछता हूँ, रानिया की सीट और सिरसा प्रॉपर गोकुल और कांडा की सीट, इसके बारे में बताओ। ये भाई रिपीट ही कैसेट हो रही है, पर खैर मैं बता देता हूँ। रानिया में सर्वमित्र कंबोज जब शुरुआत में गए तो ऐसा लग रहा था कि उनका चुनाव नहीं उठेगा, लेकिन पिछले 10 दिन में सर्वमित्र कंबोज ने, कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। रणजीत चौटाला वहाँ पे चौथे नंबर पे रहेंगे। अर्जुन चौटाला को पहले टिकट अनाउंस होगी, इसलिए उसने शुरुआती बढ़त बना ली थी, लेकिन एक हिसाब से लगा लो कि बहुत टफ फाइट है आज के टाइम पे। बहुत थोड़े मार्जिन से अर्जुन चौटाला वहाँ से चुनाव आगे हैं, और सिरसा में गोकुल सेतिया गोपाल कांडा से बहुत आगे चल रहे हैं। ये मानकर चलो कि 10,000 के इर्द गिर्द जो है गोकुल सेतिया वो सीट को निकाल सकते हैं। हालांकि जो सिरसा के पत्रकार हैं वो तो कह रहे हैं कि 1,000-2,000 का मार्जिन रहेगा, लेकिन मैं भी सिरसा में रुका घूमा फिरा, मेरा मानना है कि मार्जिन ज़्यादा हो सकता है गोपाल कांडा के खिलाफ। अभय सिंह का और बता दो बस। अभय सिंह का फंसा हुआ है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। अभय सिंह का इतना फंसा हुआ है कि आज रात को अगर उनसे चुनाव मैनेज नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पे मेरे को लग रहा है कि अभय सिंह 3-4 हज़ार वोटों से चुनाव निकाल रहे हैं, 3 या 4 हज़ार वोटों से चुनाव निकाल रहे हैं। अंतरिक्ष जी पूछिए सवाल अपना। अंतरिक्ष भाई सवाल पूछ लो अपना। आपकी आवाज़ आ नहीं रही, थोड़ा तेज बोलो। हेलो भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ पूछो भाई, सवाल पूछो। मैं कह रहा था भाई साहब, रोहतक और मैम की सीट में क्या चल रहा है? रोहतक में आज के टाइम पे लीड कर रही है कांग्रेस। मैम फंसा हुआ है, मैम में तो इतना फंसा हुआ है कि हुड्डा परिवार कई बार जा चुका है, फिर भी चीज़ें रिजोल्व नहीं हो रही। राधा अहलावत ठीक ठाक वोट लेके जाएगी, और आज के टाइम पे मैम में मेरे को लग रहा है कि बलराज कुंडू सिर्फ 1,000-2,000 से लीड कर रहा है, कोई ज़्यादा वोटों से लीड नहीं कर रहा है, और कुछ भी हो सकता है बाकी। कुलदीप को आप मैम के बारे में कुछ बताना चाहो? मनदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैम के बाद जैसे स्टार्टिंग में लग रहा था कि कांग्रेस एज लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे धीरे चुनाव नजदीक आया, मतदान की तारीख नजदीक आई, तो वहाँ चुनाव फंसता नजर आया, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल फाइट में ही नहीं है। जो दीपक निवास हुड्डा है, बराबर की टक्कर है तीनों कैंडिडेट में। अगर हम बातचीत करें तो बलराम दांगी और बलराज कुंडू और राधा अहलावत, तीनों बिल्कुल टफ फाइट है। यहाँ का जीत का मार्जिन मुझे लग रहा है बहुत कम होगा। मनदीप, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सभी के कॉमन सवाल हो रहे हैं, एक बार हम दोबारा से जो टफ फाइट में जो सीट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट जो जहाँ से हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी फाइट में है, ताकि जो रिपीट क्वेश्चन होंगे वो नहीं होंगे। अच्छा, एक बार एक दो रिक्वेस्ट, एक दो चीज़ें और कर लें। एक बार प्रथम जी एक बार सवाल ले लें, फिर मेरे को कंक्लूड भी करना होगा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और मेरे को यूट्यूब और फेसबुक से भी कुछ सवाल लेने पड़ेंगे।
जी पूछिए प्रथम भाई। साहब आदमपुर को बताओ जी, आदमपुर का। आदमपुर में भाई साहब अब वो क्या बोलते हैं, आपके भव्य बिश्नोई फंसे हुए हैं बिल्कुल, मतलब भयंकर फंसे हुए हैं, भयंकर से मतलब भयंकर। और सिर्फ आज उनको रात रात को उनसे चुनाव मैनेज नहीं हुआ तो आपको चंद्र प्रकाश सरप्राइज कर सकते हैं। और यही है आज के, मतलब वो जो लीड होती है सम्मानजनक, वो कुछ वैसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत सस्ता मामला चल रहा है। यूट्यूब पे लोहारू के बारे में पूछा जा रहा है, लोहारू में फर्टिया अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, फर्टिया एक सम्मानजनक जीत हासिल करेंगे। खैर मेरे को लगता है कि लगभग लगभग सीटों के ऊपर एक मोटी मोटी बातचीत हो गई है। कंक्लूड करने से पहले रिंकू शिवराण जी जुड़े। रिंकू जी आपका कोई सवाल हो प्लीज पूछिए। मंदी भाई सवाल नहीं है, बस एक छोटी सी बात करनी थी आप सब, आपके लिए खासकर। बताओ जी। आप जिस तरह से घूम के हरियाणा के मुद्दे और सब उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र है। और यहाँ पे जितने भी गांव देहात से जो अटैच, जैसे कोई बरवाड़ा से कह रहे थे भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो मंदीप भाई को अलग अलग सोशल मीडिया सब पे थोड़ा सा प्रमोट भी करो, तो यही है। और आप बधाई के पात्र लगे रहे आप। जी शुक्रिया 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 रिंकू भाई। और हमारी कोशिश होती है कि निष्पक्षता से बात हो पाए। सारा जो मेल डोमिनेटेड स्पेस रहा, मैंने देखा कि किसी भी जो वुमन है, वो औरतें हैं, उन्होंने सवाल नहीं पूछा। वो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा कि क्या हरियाणा की पॉलिटिक्स में औरतों का रुचि नहीं है, औरतों की रुचि नहीं है। जो भी अगर मेरी बहनें या दोस्त जो भी सुन रही हैं, प्लीज़ कोई सवाल आप लोग भी पूछें तो हमें थोड़ा पता चले कि इस तो मेरे हिसाब से कोई भी इंटरेस्ट दिखा नहीं रही हैं, महिलाएं भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। फिर भी मतलब एक रीज़न ये भी है कि आज तक वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं रही हरियाणा की। अगर हरियाणा की वुमेन चीफ मिनिस्टर रहती तो आप, मैं एक थोड़ा सा जीके का सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कोई बता सकता है कि कुमारी शैलजा से पहले ऐसी कौन सी महिला नेता रही हैं जिनका नाम, बहुत बहुत बड़ी समाज सोशलिस्ट नेता थी, उनका नाम जरूर सीएमशिप के लिए चला था लेकिन वो सीएम नहीं बन पाई थी, बागड़ी इलाके से लोहारू से चुनाव लड़ती रही हैं। कोई साथी बता पाए? बताओ। डालावास गांव था, ये भी बता दो साथ में। हाँ चलो बता दो आप मेरा तो खुद हल्का हुआ, मैं तो बाकी बता सकते हैं। नहीं नहीं, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, इसलिए मैंने इशारा किया कि लोहारू से चुनाव लड़ती रही हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा बता दो आपको जो बचपन की मेमोरीज हों उनके बारे में। नहीं मंदी भाई, थोड़ा सा ना कोल्ड और गला थोड़ा है, तो मैं अच्छा। और बात करना चाहिए, आप बताना चाहिए, थोड़ा सा वो है, इसलिए माफी चाहूंगा इस पर। अच्छा, कोई और साथी रिक्वेस्ट भेजे? 2 रिक्वेस्ट आई हुई हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ये अभिषेक पटेल की है, एक जयबीर मलिक की है। जयबीर मलिक भाई सवाल पूछ लेना, 2 बार आपको ऐड कर लिया, आप हर बार बिना सवाल पूछे। जी पूछो पूछो जी जयबीर मलिक जी। मंदी भाई एक बार सोनीपत की सीट पे बताना, पहले रिक्वेस्ट है। मैं कई बार माइक पा लिया लेकिन क्या होता है मेरे माँ बाप नहीं आ रही। अच्छा चलो मैं करूँ शुरुआत? हाँ कर दो आप। हाँ, सोनीपत की अगर हम बातचीत करें, जैसे सोनीपत जिले की सभी सीटों की पूछ रहे हैं आप, सिर्फ सोनीपत शहर की? सोनीपत की 6 सीटों की, 6 की। मैं तो गोहाना की है। हाँ, तो मैं गन्नौर से शुरू कर देता हूँ। गन्नौर की अगर हम बातचीत करें तो 3 कैंडिडेट है। कुलदीप शर्मा कांग्रेस से है, देवेंद्र कौशिक बीजेपी से है और निर्दलीय कैंडिडेट है देवेंद्र कात्यायन। वो एज में नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल। उसके रीजन 2, एक तो उनके साथ सिंपैथी वोट है क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। दूसरा जो जितने भी 7-8 साल से उन्होंने जो सोशल वर्क किया, चाहे वो एजुकेशन सोसाइटी हो, एम्बुलेंस वगैरह हो, जो ट्रेंड आज के टाइम पे कि 4-5 करोड़ रुपए आप चुनाव से पहले खर्च करो, उसके बाद आप सामाजिक सेवा में काउंट हो जाएंगे, तो ये सारी सिंपैथी वोट उनको मिलेगी। गन्नौर की तो ये स्थिति है कि हम कह सकते हैं कि देवेंद्र कात्यायन जो निर्दलीय वो एज में है। उसके बाद हम राई में आ जाते हैं। राई की बात करें तो हम राई से जो कृष्णा गहलावत है उनको एज है बीजेपी की तरफ से। और क्योंकि वहां जो जयतीर्थ दहिया है उनका फैक्टर है, जो पहले विधायक रहे हैं कांग्रेस से,
तो वो कांग्रेस की मदद नहीं करेंगे अब की बार। तो यहाँ से कृष्णा गहलावत एज पे है। और मैं शहर की बात करूँ, सोनीपत शहर की, तो सोनीपत से कांग्रेस से आए जो निखिल मदान है, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर थे वो कांग्रेस के यहाँ से सोनीपत से शहर से। और कांग्रेस ने दोबारा जो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लगा है तो सुरेंद्र पवार को टिकट दिया है। तो इन दोनों के बीच में बहुत टफ फाइट है। मेरा मानना है कि बिल्कुल फंसी हुई सीट है। हल्का सा एज मैं यहाँ कांग्रेस को दे रहा हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि सुरेंद्र पवार जैसे जेल से छूटे हैं तो उनके साथ थोड़ी सिंपैथी है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है कि ईडी और बाकी चीजों से जो विपक्ष के नेता उनको जेल में डाल रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं। तो क्योंकि इससे पहले बहुत टफ फाइट थी, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा एज यहाँ कांग्रेस को है। और अगर निखिल मैदान यहाँ से जीत जाए तो भी हमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपने गोहाना की बातचीत की, तो गोहाना में जब स्टार्टिंग में यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट मिली थी तो सबसे पहले नाराजगी थी जो यहाँ आरएस के कार्यकर्ता है या जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। और यहाँ से हम बात करें तो योगेश्वर दत्त टिकट चाह रहे थे जो पहले 2 बार बड़ौदा विधानसभा से हार चुके थे। उन्होंने पुतला भी फूका था उनके समर्थकों ने डॉक्टर अरविंद शर्मा का। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अरविंद शर्मा बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति के, तो उन्होंने धीरे धीरे सारे जो उनके रुसे हुए जो कार्यकर्ता थे या जो नेता थे उनको मना लिया है। और तीसरा जो नाम यहाँ सबसे उभर कर सामने आया चिकारा का। जब मैं अलग अलग जगह घूम रहा था तो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे यही पूछा था कि क्या हर्ष चिकारा जीत जाएंगे। तो लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, जगबीर मलिक जिनको दोबारा से टिकट मिली है कांग्रेस से, तो यहाँ मुझे सीधी सीधी फाइट जगबीर मलिक और डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच में दिख रही है। हर्ष चिकारा जितने भी वोट ले जाएंगे ज्यादातर उनका डेंट जो है कि कांग्रेस को होगा। और ये बिल्कुल फंसी हुई सीट है, इस पे भी हम कह नहीं सकते कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ से जीत हासिल कर जाए। अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से सीट निकाल ले तो हैरानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनीपत को लेकर जो ओल्ड रोड तक है ये नैरेटिव है कि ये तो हुड्डा फैक्टर है, लेकिन सोनीपत की सीट फंसी हुई है उसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं। सोनीपत की ज्यादातर सीटें, क्योंकि जो राहुल गांधी है उन्होंने यहाँ से यात्रा निकाली थी बहादुरगढ़ से शुरू करके खरखोदा, फिर सोनीपत, फिर गन्नौर से होते हुए वो गुहाना उन्होंने रैली का समापन किया था, वहाँ भाषण भी दिया था, गुहाना की जलेबियों की बातचीत की थी। तो ये संकेत था कि सोनीपत की ज्यादातर सीटें जो है कि फंसी हुई है। और जो सबसे सेफ सीट मैं कह सकता हूँ बड़ौदा विधानसभा है जहाँ से इंदू राज नरवाल है, उनकी सेफ सीट है कांग्रेस के लिए। बाकी गन्नौर की सीट जो है कि निर्दलीय को जा रही है। और बाकी राय की बात हमने की वो बीजेपी को है, जब बाकी सारी सीटें यहाँ से फंसी हुई है। जी शुक्रिया कुलदीप। और अब थोड़ा सा बाइंड अप करते हैं। मैं आखिरी में बता दूं कि उन पॉलिटिशियन का नाम चंद्रावती जी था, और चंद्रावती जी जब आज़ादी से पहले की लीडर हैं, 1928 में उनका जन्म हुआ था। चंद्रावती शोराण उनका पूरा नाम था, लेकिन सोशलिस्ट थी इसलिए उन्होंने अपने नाम से शोराण हटाया। और एक हिसाब से बहुत खांटी लीडर रही, कई बार की एमएलए रही, एक बार वो भिवानी से एमपी भी बनी, और उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही हरियाणा में। और जो जनता पार्टी थी उसकी हरियाणा की प्रेसिडेंट थी। और उस टाइम पे जब हरियाणा में सरकार बनी जनता पार्टी की, तब लग रहा था कि चंद्रावती जी सीएम होंगी, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाई। और मेरे हिसाब से वो आखिरी मौका था जब कोई वुमेन पॉलिटिशियन रेस में थी सीएम बनने के। और अब अगर बात करें क्या आज के टाइम पे, तो आज कुमारी शैलजा हैं। और कुमारी शैलजा का मैं इंटरव्यू भी करके आया हूँ। कुमारी शैलजा की ने अपने पूरे इंटरव्यू में मुझे 3-4 सेकंड की एक ऐसी बात बोली है जो मैं 8 तारीख के बाद ज़रूर चलाऊँगा, जब ये फाइनल हो जाएगा कि कांग्रेस का कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है। वो मैं कोई उनको चीफ मिनिस्टर बनाने या वो उसके लिए नहीं बनाऊँगा, बल्कि उन 3-4 सेकंडों में ही उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो बहुत बड़ी बात है। और मेरे को लगता है कि वो मैं ज़रूर चलाऊँगा, ट्विटर पे डालूँगा, और उसमें आप देखिएगा कि कितना बड़ा दर्द उनके अंदर है वो। खैर, अब स्पेस को समाप्त करते हैं और मैं इस यूट्यूब लाइव को और फेसबुक लाइव को भी समाप्त करता हूँ। दोबारा फिर मुलाकात होगी। आप देखते सुनते रहिए हमारे चैनलों को, ट्विटर पे हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि एक ऑनेस्ट और एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर सकें। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ट्विटर अकाउंटों पे कोई कांग्रेस की हवा बना रहा है, कोई बीजेपी की हवा बना रहा है, कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के कल्ट तैयार कर रहा है, कोई रविंद्र भाटी का, कोई दीपेंद्र हुड्डा का, कोई इसका वर्धन यादव का, कोई किसी का। एक हिसाब से सस्ता पीआर बन गया, कोई हनुमान बेनीवाल का। हम ऐसे कोई सस्ते पीआर नहीं हैं, ना किसी कल्ट को ऐसे प्रमोट कर, किसी को कल्ट बनाते हैं, ना किसी को बहुत ज़्यादा
वो करते हैं। हमारा काम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना। इसमें हनुमान बेनीवाल पे भी जाते जाते कमेंट कर देता हूँ कि वो इंडिया अलायंस से एमपी हैं और हरियाणा में आके उन्होंने दिग्विजय चौटाला जेजेपी के कैंडिडेट के लिए रैली की है जिसमें 700-800 लोग थे। बहुत ख़राब लगा। उसके बाद वो अभय चौटाला के लिए भी करके और सोमवीर घसोला है उनके लिए भी रैली करके, तो उनका पता ही नहीं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं। तो खैर जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं, जो ट्विटर पे अपने पेड प्रमोशन वगैरह चलाते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हम जरूर करा करेंगे। आप चिंता मत करो। चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, दुष्यंत चौटाला हो, हनुमान बेनीवाल हो, जयंत चौधरी हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो राजा वड़िंग हो, ढंग से ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा। अगर आलोचना करनी पड़ी तो आलोचना करेंगे। कोई हमारे चोटी में घी नहीं डालते, ठीक है। जो उनके पेड ट्रोल्स हैं वो आप लोग दबा कर ट्रोल करते रहिए, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर शुक्रिया देखने के लिए।